Good morning. Good morning, dear student. Welcome to all of you in my YouTube channel Prerana YT, and in this class today we are going to discuss about the critical evaluation of scientific management theory. लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे इसका बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में. टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट scientific management theory on the basis of its advantages and disadvantages. So shall you start? So first advantage what we get from this theory, scientific management theory replaces old traditional method of rule of thumb and uses scientific techniques. Scientific management theory ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स को रिप्लेस करता है और साइंटिफिक टेक्निक्स को यूज करता है, जिसके वजह से हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शंस को अचीव करते हैं. प्रोडक्शंस में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करते हैं, जहां वर्कर्स, मैनेजमेंट और कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ये है, it emphasizes upon proper scientific selections and proper training of the workers. So scientific management theory किस के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है? साइंटिफिक सिलेक्शंस एंड प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, जो लोग अपने आप को ज़्यादा ही कंट्रीब्यूट कर सकेंगे अपने फील्ड में, और they will able to contribute much more in the development of economy and efficiency of the management. Third important advantages क्या है? It gives importance on the use of scientific tools, equipments and methods. तो scientific management theory जो है, it's always focus upon the use of exact scientific tools, equipments and methods, as a result of which we are able to get in a short period of time the most important productions from the industry or from the organization. Number 4, it focuses upon equal division of responsibility and works and provide incentive for wage system. तो scientific management theory में क्या फोकस किया जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच इक्वली डिवाइडेड होता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर ज़्यादा ही दबाव नहीं होता है, बर्डन नहीं होता है, और जो जितना काम करते हैं उसके हिसाब से वो इस सिस्टम का इंक्रीज भी होता है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस क्या है? नेक्स्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस है, इट एस्टैब्लिशेस ए हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. एफ.डब्ल्यू. टेलर फोकस करते हैं, अगर वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप मेंटेन होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट के लिए, प्रोडक्शंस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी जाकर संभव हो सकेगा जब वर्कर्स और मैनेजमेंट कोऑपरेटिवली मैनेजमेंट के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ये है, it eliminates the waste and try to satisfy the needs of the customers, providing high quality of products with minimum price. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच का दूसरा एडवांटेजेस ये है, इसके साइंटिफिक एप्लीकेशंस ऑफ मेथड्स, टूल्स को यूज करके, और जो प्रॉपर वर्कर्स का जो सिलेक्शन होता है, उनका ट्रेनिंग होता है, तो इसके वजह से ज़्यादा ही वेस्ट नहीं होता है, ना ही टाइम का वेस्ट, ना ही प्रोडक्शंस का वेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ नीड्स ऑफ द कस्टमर्स को भी बहुत ही हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स देके विथ मिनिमम प्राइस सेटिस्फाई किया जाता है. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एक जैसे कि लैंडमार्क है, और इसका कंट्रीब्यूशंस इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम एफ.डब्ल्यू. टेलर के माध्यम से हम लोग पाते हैं. बट बिसाइड्स दिस इम्पॉर्टेंट ग्राउंड ऑफ कंट्रीब्यूशंस ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, there are so many critics are there, those who have provided their criticisms towards this.
So what are the most important criticisms that we get here? Taylor's scientific management, it's only concerned only with the mechanical aspects and ignore the human relations aspects of productions. टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जैसे कि मैकेनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा फोकस करता है एंड इग्नोर करता है किस एस्पेक्ट को, ह्यूमन रिलेशंस एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शंस को. तो फेल एंड इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम दैट बिहेवियरलिस्ट ऑल्सो दे हैव क्रिटिसाइज्ड that scientific management theory, no doubt it able to get efficiency and economy within the organization, but at the same time it left behind the human relations aspect of productions because it only gives emphasis on the mechanical aspects of the organization. बस मैकेनिकल एस्पेक्ट्स को फोकस करता है, ह्यूमन रिलेशंस को कहीं ना कहीं इस थ्योरी और इस अप्रोच इग्नोर करता है. दैट्स व्हाई मैनी क्रिटिक्स हैज क्रिटिसाइज्ड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म क्या है? दिस अप्रोच इज लेस कंसर्न विद द टोटल वर्क सिचुएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इस अप्रोच क्या करता है, बस इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए इसके ऊपर इसका ध्यान थोड़ा ज़्यादा है और टोटल वर्क सिचुएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन को ये कहीं ना कहीं छोड़ देता है, क्योंकि जिस कंडीशन में वर्कर्स काम करते हैं, उनका टाइमिंग, उनका कंडीशंस ऑफ वर्किंग, ये सब कुछ यहाँ फोकस नहीं होता है. तो ह्यूमन रिलेशंस एस्पेक्ट यहाँ इग्नोर होने के कारण दिस थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ द क्रिटिक्स. Behavioralists criticized this approach as this ignores the initiatives of the workers also, their individual freedom and use of their intelligences and responsibilities. बहुत सारे बिहेवियरलिस्ट का क्रिटिसिजम्स ये है, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच वर्कर्स की जो अपनी आप की इनिशिएटिव्स है उसको इग्नोर करता है. देयर इंडिविजुअल फ्रीडम इज ऑल्सो इग्नोर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम the workers they don't able to use their intelligences and responsibilities also. वो अपने आप कुछ responsibilities और intelligences, कुछ आइडिया अप्लाई नहीं करते हैं. जितना भी उनका आइडिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्लाइड होता है, इट इज़ ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस एंड प्रोविजंस बाय द मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट के हिसाब से ही उनका हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तय होता है, डिटरमाइन होता है. उसके वजह से उनको ज़्यादा इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं मिलती है और उनका इनिशिएटिव्स को भी फोकस ज़्यादा नहीं करता है. तो ह्यूमन रिलेशंस एस्पेक्ट को यहाँ हम कम देखते हैं, बस मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा ही फोकस किया जाने के वजह से ही दिस थ्योरी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ द क्रिटिक्स. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिसिजम्स क्या है? इट अंडर एस्टिमेट्स ह्यूमन मोटिवेशन एंड ओनली एम्फासिस ऑन इकोनॉमिक और मटेरियल रिवॉर्ड्स. जैसे कि मैंने पहले कहा है, ह्यूमन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, इसका मेन मकसद क्या था? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना कॉम्प्लेक्सिटीज हुआ था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, और उसका मेन मकसद क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हाउ टू अचीव एफिशिएंसी विद इन द ग्राउंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका जो इकोनॉमिक मोटिव था उसके वजह से एक ह्यूमन मोटिवेशन को ही अंडर एस्टिमेट करता है. इसका बस फोकस यही रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं और मैनेजमेंट जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका बस एक ही फोकस होना चाहिए, हाउ टू गेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हाउ टू गेट मटेरियल प्रॉस्पेरिटी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिसिजम्स क्या है? द टेक्निक्स यूज्ड बाय द साइंटिफिक मैनेजमेंट आर इन फैक्ट टूल्स ऑफ एडिशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर बाय द कैपिटलिस्ट. तो यहाँ हम क्या देखते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट जितना भी टूल्स यूज करता है वो टूल से लेबर की और वर्कर क्लास के जो जितने भी काम करते हैं इसके अंदर
उनका इनिशिएटिव्स, अपने आप का इंडिविजुअल फ्रीडम बहुत ही कम होता है। और यहाँ जैसे कि हम लोग एक्सप्लॉयटेशन के ग्राउंड देखते हैं, हर वक्त मैनेजमेंट की ये ध्यान रहता है हाउ टू अचीव मोर एंड मोर प्रोडक्शंस, हाउ टू अचीव मोर एंड मोर प्रॉस्पेरिटी, हाउ टू अचीव मोर एंड मोर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ कहीं ना कहीं लेबर हर वक्त एक्सप्लॉयटेड होता है मैनेजमेंट के द्वारा। तो यहाँ हम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास बाय द कैपिटलिस्ट क्लास हम देखते हैं। But besides all these criticisms, we can't underestimate the contributions of the scientific management theory of the F.W. Taylor. Despite all these criticisms, still Taylor's scientific management regarded as a pioneer in the study of workers at management, where Taylor was the first person to apply the quantitative techniques to the study of industrial management. It had a tremendous impact on the industrial practices of Germany, England, France, and USSR. Moreover, this approach had a major influence on the growing reforms and economic development in public administration. The scientific management approach of F.W. Taylor, no doubt, it's one of the most important theory in the field of administration or management, because this approach has not only provided a good ground of contributions how to achieve efficiency and economy in the field of organization, but also it stood as a very significant inspiration for a different time for the field of management. And most importantly, it has been seen that particularly इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस जो शुरू हुआ था जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और यूएसएसआर में, उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव किया जाएगा, इसके लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंटली इन्फ्लुएंस किया था। इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट था बहुत सारी कंट्री के ऊपर। एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को अप्लाई किया, उसके वजह से इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आया था, स्ट्रक्चरली एज वेल एज इकोनॉमिकली। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का पायनर F.W. टेलर, उनका कंट्रीब्यूशंस को नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स प्रभावित हुए थे और अपने थ्योरी बिल्डिंग में इसको जैसे कि एक इंस्पिरेशन की तरह लिए थे और उनका न्यू थ्योरी का डेवलपमेंट भी हुआ था इसके बेस में और इसके फाउंडेशन ऑफ थॉट में। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। In the next class, we will discuss about the other part of the theoretical perspective of public administration. So if there will be any kind of doubts, please share with me. If you like this video, please provide your likes, comments, and if you have not subscribed this channel, please subscribe it. So see you in the next class. Till then, goodbye.